हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्कल द मास्क मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी के स्टार्ट में हमें 1944 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो जेल के गार्ड्स को मारकर अंदर चला जाता है। यहाँ पर हम एक कर्नल को भी देखते हैं जो दो गार्ड्स के साथ एक बॉक्स को लेकर जा रहा होता है। वो आदमी जेल के कई गार्ड्स को मारकर उस कर्नल की ओर बढ़ता है। वो उसके साथ मौजूद दोनों गार्ड्स को भी खत्म कर देता है और लास्ट में कर्नल को भी मार देता है और उस बॉक्स को लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी जेल की सफाई करने वाला एक आदमी उसे देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो उसकी हाथ की कलाई को अलग कर उस बॉक्स को लेकर चला जाता है। वह उस बॉक्स को ले जाकर अपने बॉस को सौंप देता है। ये लोग इस वक्त टाउन से दूर एक जंगल में होते हैं। इनके साथ कुछ लोग भी मौजूद होते हैं, जिनमें से एक कैमरामैन होता है। ये लोग यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल इवेंट को अंजाम देने वाले होते हैं। वे एक आदमी को बंदी बनाकर भी रखा होता है। बॉस अपने दो आदमी को उस बॉक्स को खोलने का ऑर्डर देता है, जिसके अंदर से एक शैतानी मास्क निकलता है। इसी के साथ एक पेपर पर कुछ स्पिरिचुअल मंत्र को भी लिखे देखते हैं, जिसे पढ़ने से पहले ही वो कांप रहा होता है। लेकिन उसी वक्त वो दूसरा उसे गन पॉइंट पर लाकर मजबूरन उसे पढ़ने को कहता है। वह जैसे जैसे उसमें लिखे मंत्रों को पढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उनके चारों ओर आग का घेरा बनता जा रहा था और उस मास्क में धीरे धीरे जान आने लगती है। उसी वक्त एक आदमी उस बंधक को मार देता है और उसके शरीर से निकले ब्लड को उस मास्क पर डाल देता है, जिससे वह पूरी तरह जिंदा हो उठता है। वह उस मास्क को पहनकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, मगर नतीजा कुछ और ही होता है। उसके पहनते ही उसका सर फट जाता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होती है। हमें 60 वर्ष बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम लैम्बा नाम की एक आर्कोलॉजिस्ट को देखते हैं, जो अपने टीममेट के साथ उसी जगह पर एक्सकेवेशन कर रहे होते हैं। एक्सकेवेशन के दौरान इन्हें वही मास्क मिलती है जिसे मूवी के स्टार्ट में हमने देखा था। लैम्बा उस मास्क को अपने साथ लेकर चली जाती है। इसके बाद हम मैंको नाम के एक शख्स को देखते हैं, जो एक लेबर के भांति कहीं काम किया करता है। मैंको उसी सफाई कर्मी का बेटा होता है जिसे मूवी के स्टार्ट में हमने देखा था, जो उस थीप को रोकने का कोशिश किया था, मगर उसने उसके हाथ को अलग कर दिया था। मैंको के पास हम उसी हाथ के टुकड़े को देखते हैं जिसे वो अब तक संभाल कर रखा होता है। इसके बाद हम बैटिज नाम की एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो शहर में 3 बच्चों को लापता होने के तौर पर एक शॉप में पूछताछ कर रही होती है। उसी वक्त उनमें से एक बच्चे का पिता उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि उन्होंने अभी तक बच्चों को ढूंढने में नाकाम जो रहे थे। अगले सुबह लैम्बा उस मास्क को लेकर अपने घर चली आती है। यहाँ वो अपने दोस्त लीना के साथ रहती है। लीना किसी भी चीज को देखने में काफी उत्सुक रहती है और वो इस बॉक्स के अंदर रखी चीज को भी देखना चाहती है, जिस पर लैम्बा उसे दिखाने से मना कर देती है और कहती है कि इसे कल म्यूजियम में रखा जाएगा, तुम उसी वक्त इसे देख लेना। इसके बाद वो अपने बॉस को कॉल करती है, जो उस म्यूजियम का मालिक होता है, और इसने ही अपनी टीम को वहाँ पर खास कर इसी मास्क को ढूंढने के लिए भेजा था। वह उसे कल ले जाने के लिए आने वाला है। अब रात के वक्त लीना लैम्बा के बैग से चाबी को निकालकर उस बॉक्स को खोल देती है। वह इसे एक टेबल पर रखती है। वो इस चीज को पहली बार ही देख रही थी। इसके बारे में और जानने के लिए वो इंटरनेट पर सर्च करती है, जहाँ से उसे इसे जिंदा करने का कुछ मंत्र मिलते हैं। जिसके बाद वो उसकी चारों ओर कैंडल जलाकर उस मंत्र को पढ़ती है। फर्स्ट टाइम पढ़ने पर उसमें किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं होती। वह दोबारा से उस मंत्र को पढ़ती है। अब की बार वो मास्क जिंदा हो उठता है। लीना के सामने इल्यूजन आने लगती है कि वो नर्क में चली आई है। यहाँ उसे चेयर से बंधा एक घोस्ट दिखता है, जो उसे अपनी ओर बुला रहा होता है। दूसरे ही पल वो खून की एक दरिया में समा जाती है। यहाँ पर वो मास्क लीना को मार देता है। अगली सुबह लैम्बा नींद से जागती है। वह लीना की डेड बॉडी को देखती है, जिसे मास्क ने बर्बर तरीके से मार डाला था। वह फौरन पुलिस को कॉल करने लगती है, मगर उसी वक्त वो मास्क उसे भी मार देता है। अब कुछ घंटों में वहाँ पुलिस चली आती है। वे इनकी मौत को देखकर काफी शॉक्ड रह जाते हैं। इनके मौत का इन्हें एक भी सुराग यहाँ नहीं मिलता और वो मास्क भी गायब होता है, जिसे लीना ने टेबल पर रखा था। उसी वक्त म्यूजियम के बॉस वहाँ पर आता है। वह बॉस के अंदर मास्क को ना पाकर पैनिक हो जाता है। वह बैटिस को उस मास्क को ढूंढने के लिए कहता है और साथ ही अपना कॉन्टेक्ट भी देता है। अगर वो उसे मिल जाए तो वो उसे इन्फॉर्म कर दे। इसके बाद वो उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इस घर के फर्श को साफ करने के लिए 2 सफाई कर्मी आते हैं। वे फर्श पर लगे ब्लड को साफ करने लगते हैं। उसी वक्त इन्हें कुछ हलचल सुनाई देती है। वो मास्क जो अब तक गायब था, अचानक से वह टेबल पर रखा मिलता है। तभी वह इनमें से एक पर अटैक कर उसे मार देता है और बचे दूसरे के सर पर जाकर उसे अपने काबू में कर लेता है। टेक होल्डर बैटिस को अपने ऑफिस बुलाता है। वह उसके सामने कुछ प्रपोजल रखता है कि अगर वो उस मास्क को ढूंढकर उसे सौंप देगी तो वो उसे बदले में ढेर सारे पैसे देगा। वह उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अब रात के वक्त एक कपल को कार में इंटीमेट होते देखते हैं। उसी वक्त स्पेंडो इन पर अटैक कर देता है और बहुत बेरहमी से इन दोनों को मार देता है। यहाँ पर हम एपोकैली को देखते हैं, जिसे ये मास्क जिंदा करना चाहता है। वो जैसे जैसे लोगों को मारता जा रहा था, वैसे वैसे उसमें ब्लड भरता जा रहा था। मैंको और चर्च के फादर को मालूम चल जाता है कि वो मास्क जिंदा हो उठा है और वो जल्द से जल्द एपोकैली को जिंदा करना चाहता है। वे किसी भी कीमत पर एपोकैली को जिंदा होने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए वे डिसाइड करते हैं कि वे मास्क मैन को ढूंढकर खत्म कर देंगे। अगर इन्होंने उसे अभी नहीं रोका
तो वे पूरे शहर के लोगों को खत्म कर देंगे। उसी रात हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो नशीली पदार्थ की पैकेट तैयार कर रहे होते हैं। उसी वक्त इनके डोर को कोई पीटने लगता है। इन्हें लगता है कि शायद पुलिस यहाँ आ पहुंची हो। वे अपने हथियार को लेकर चौकन्ना हो जाते हैं, मगर बाहर में पुलिस नहीं बल्कि ओस्वेंडो होता है। वह इन तीनों को भी बहुत बेरहमी से मार देता है। इनके मरते ही एपोकेली में और ब्लड भर जाती है। अब अगली सुबह बैट्रिज और कार्लो इन्वेस्टिगेशन के लिए उस जगह पर आते हैं। वे इनकी बॉडी को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि इनकी मौत भी लैम्बा और लीना की तरह ही किया गया था। इसके बाद बैट्रिज इन्वेस्टिगेशन के लिए लैम्बा के घर आती है। यहाँ उसे सफाई कर्मी और एक ऑफिसर की बॉडी मिलती है। इनकी बॉडी को देखकर वह समझ आते हैं कि इन लोगों को मारने वाला कोई एक ही व्यक्ति है। अब रात के वक्त ओस्वेंडो एक क्लब में जाता है। यहाँ पर वो सबसे पहले गार्ड को मार देता है। फिर इसके बाद वो पार्टी में चला जाता है। इस पार्टी में सभी लोगों का लुक बिल्कुल अलग होता है। ओस्वेंडो के सर पर भी वो मास्क होता है, इसलिए पार्टी में लोगों को लगता है कि वो उन्हीं में से एक है। लेकिन ठीक उसी वक्त ओस्वेंडो इन लोगों को मारना शुरू कर देता है। वह पार्टी में मौजूद कई लोगों को मार देता है, तो वहीं कुछ लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाते हैं। अगली सुबह पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है। इन्हें यहाँ तकरीबन 10 से 12 बॉडी मिलती है। हर दिन शहर में हो रहे मौत से ये लोग काफी परेशान होते हैं क्योंकि अभी तक उस किलर के बारे में किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं था। वहीं पर बैट्रिज बैंको को खड़ा देखती है। वह उसके पीछे जाती है, मगर वो इन्हें चकमा देकर भाग जाता है। बैट्रिज को लगता है कि शायद बैंको इन सब मर्डर के बारे में जानता हो, इसलिए वो अपने बड़े ऑफिसर को वारंट इशू करने को कहती है ताकि उसे पकड़कर वो पूछताछ कर सके। लेकिन वो ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है क्योंकि बैट्रिज के पास उसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं था। इसके बाद वो टेक होल्डर को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो मैंको को पकड़कर बहुत जल्द ही उसे सौंप देगी क्योंकि मैंको उस मास्क के बारे में बहुत कुछ जानता था और उसे ये जानकारी देने वाला उसका पिता था जो अब इस दुनिया में नहीं है। अब रात के वक्त हम फादरी को देखते हैं जिसके हाथ में मैंको के पिता का हाथ होता है। वह हाथ अचानक से हिलने लगती है। इसका मतलब ओस्वेंडो चर्च के आस पास ही मौजूद है। वह फादरी के सामने आता है। उसे लगता है कि वो ओस्वेंडो को अकेले ही मार देगा। वह एक शॉट से उस पर अटैक करता है, मगर उस पर किसी भी अटैक का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह फादरी की बहुत बुरी तरह से पिटाई करने लगता है और लास्ट में उसे मारकर चला जाता है। अब अगली सुबह हम बैट्रिज को देखते हैं जो टेक होल्डर को 2 आदमी के साथ मैंको को पकड़ने आए होते हैं। मैंको इस वक्त अपने घर में ही होता है। वह इनकी आहट को सुनकर सतर्क हो जाता है और जब वे अंदर आते हैं तो वह इन लोगों पर अटैक कर देता है। वो टेक होल्डर के दोनों आदमी को मार देता है, जिसके बाद बैट्रिज उसे शूट कर देती है। लेकिन गोली लगने के बावजूद भी मैंको इनसे बच निकलता है। भागते वक्त वह एक लेडीज के पर्स को छीन लेता है और किसी सुनसान जगह पर बैठकर अपने अंदर से गोली को निकालता है। इसके बाद वो फादरी को ढूंढने चर्च जाता है। यहाँ उसे फादरी की डेड बॉडी मिलती है। वह उसके लॉकर से उसके घर की चाबी को निकालता है और एक प्लास्टिक में फर्श पर गिरे ब्लड को भरकर यहाँ से निकल जाता है। अब कुछ घंटों बाद वह फादरी के घर पर पहुंच जाता है। घर के अंदर उसे एक फायर मशीन मिलती है और साथ ही उस एपोकेली के बॉन्ड को भी देखते हैं जिसे फादरी ने छुपा कर रखा था। इससे पहले वो यहाँ से निकल पाता कि ओस्वेंडो वहाँ पहुँच जाता है। मैंको उसे फायर मशीन से जलाने की कोशिश करता है, मगर वह काम करना बंद कर देता है, जिसके बाद वह उस पर अटैक करके यहाँ से भाग जाता है। बैट्रिज और कार्लो मैंको को ढूंढ रहे होते हैं। इसी बीच उनकी नजर ओस्वेंडो पर पड़ती है। कार्लो उसे शूट करने लगता है, लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। इसके बाद वो कार्लो को बैट्रिज के सामने ही मार देता है। बैट्रिज को उससे निपट पाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो अपनी कार को लेकर यहाँ से निकल जाती है। अब रात के वक्त मैंको एक सुनसान जगह पर होता है। वह दीवारों से फ्यूल और कुछ सामान को निकालता है जो उसने छुपा कर रखा था। बैट्रिज एक फ्लाईओवर से उसे देख रही होती है। मैंको उस बॉन्ड को खड़ा कर उसके चारों तरफ फ्यूल को छिड़क देता है और लास्ट में प्लास्टिक में रखे ब्लड को उस पर डाल देता है और ओस्वेंडो के आने का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में वह वहाँ पर पहुँच जाता है। मैंको फौरन बॉक्स के चारों तरफ आग लगा देता है। इसके बाद वह उससे फाइट करने लगता है। वह उस पर कई बार अटैक करता है, मगर उस पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। मगर मैंको का अटैक से ओस्वेंडो का हार्ट दिखने लगा था, जिसके बाद वह उसकी हार्ट को निकाल लेता है, जिससे वह मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर ओस्वेंडो मारा गया था, ना कि वो मास्क है। वो अभी भी उसके सर पर ही होता है। वह उसे खत्म करने के लिए कुछ मंत्रों को पढ़ता है, जिससे वहाँ एक बड़ा सा होल बन जाता है और उसमें वो समा जाता है। मैंको उस मास्क को लेकर बाहर निकल जाता है, लेकिन उसी वक्त टेक का राइट हैंड उस मास्क को लेने चला आता है, मगर बैट्रिज उसे वहीं पर शूट कर देती है। इसके बाद वो मैंको को छोड़ देती है क्योंकि उसने ओस्वेंडो को मारा था, जो उनके बस की बात नहीं थी। बैट्रिज उस मास्क को ले जाकर टेक होल्डर को सौंप देती है। उसे लगता है कि अगर ये म्यूजियम में रहेगा तो इससे किसी को कोई खतरा नहीं होने वाला है, मगर टेक म्यूजियम में डुप्लीकेट मास्क को रखा होता है। ओरिजिनल उसके ऑफिस के टेबल पर होता है। वो इसे किसी और को बेचने वाला है। बैट्रिज उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ये लोगों के लिए काफी खतरनाक है। वह कंप्यूटर स्क्रीन पर शहर में गायब हुए 3 बच्चों को देखती है, जिसे टेक ने ही किडनैप करवाया था। जिसके बाद बैट्रिज उसे वहीं शूट कर देती है। वह समझ चुकी थी कि टेक इन बच्चों के जरिए उस इवेंट को दोहराने वाला है। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो चैनल पर लाइक और कमेंट जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मूवी से रिलेटेड वीडियो में जब भी अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।